वेलकम टू इकबाल क्लासेस डियर फ्रेंड्स। ये आज हमारा घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन PYQ सेट नंबर 4 होगा। इसमें हम सबसे पहले शासन प्रणाली से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ए व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। ऑप्शन बी, एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। ऑप्शन सी, बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे से समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। ऑप्शन डी, एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से रह रहा है समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में अस्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ऑप्शन ए ध्वज, ऑप्शन बी राजधानी, ऑप्शन सी संप्रभुता, ऑप्शन डी शासन अध्यक्ष। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संप्रभुता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? यह 1, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। 2, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों में से कोई नहीं। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन बी अध्यक्षात्मक, ऑप्शन सी संसदात्मक, ऑप्शन डी अर्ध लोकतंत्रात्मक। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसदात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। संसदात्मक शासन व्यवस्था में ऑप्शन ए न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, ऑप्शन बी कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, ऑप्शन सी कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, ऑप्शन डी विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें ए संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, बी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, सी सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, डी सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन यूके में, ऑप्शन बी बेल्जियम में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड में। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में ए वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, बी सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, सी द्विसदनीय विधायिका है, डी न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? एक, जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। 2, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए संसदात्मक सरकार, ऑप्शन बी अध्यक्षात्मक सरकार, ऑप्शन सी स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन डी संघात्मक सरकार। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अध्यक्षात्मक सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राज, ऑप्शन बी संसदीय पद्धति की सरकार, ऑप्शन सी संघीय नीति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ए लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, बी संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, सी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, डी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि ए कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, बी यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है, सी कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, सी सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है या है? एक, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, दो, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, तीन, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ए विधायिका, बी विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, बी विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, सी विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, डी उपराष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं है उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ए ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। बी ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। सी सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि, डी उस शासन अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख दशा में है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी कैबिनेट में, ऑप्शन सी व्यवस्थापिका में, ऑप्शन डी उच्च सदन में। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। एक, यह
एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। 2, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। 3, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। 4, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। नीचे दिए गए कूट में से ही सही उत्तर का चयन कीजिए। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। 2, भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। 3, भारत में लोकतांत्रिक समाज है। 4, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? ए, एक संविधान संगत सरकार। बी, लोकतांत्रिक सरकार। सी, विधि का शासन। डी, सत्तावादी सरकार। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्तावादी सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। ऑप्शन ए, भारतीय संविधान से। ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति से। ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री से। ऑप्शन डी, भारत की संसद से। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? ए, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। बी, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो। सी, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो। डी, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। का कथन, भारत का अपना कारण, भारत का अपना एक संविधान है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? ए, जवाबदेही। बी, पारदर्शिता। सी, कानून का नियम। डी, लाल फीता शाही। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल फीता शाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। बी, कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंध करना। सी, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंध करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? ए, कल्याणकारी राज। बी, कम्युनिस्ट राज। सी, लोकतांत्रिक राज। डी, पुलिस राज। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ए, कल्याणकारी राज। बी, समाजवादी राज। सी, राजनीतिक समानता। डी, साम्यवादी राज। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साम्यवादी राज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। बी, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। सी, भारत एक कुलीन तंत्र है। डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? ए, जनता। बी, संविधान। सी, संसद। डी, राष्ट्रपति। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ए, संविधान की कठोरता। बी, एकल कार्यपालिका। सी, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता। डी, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है यह है। एक, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। बी, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। सी, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है।
डी ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ए यूगोस्लाविया, बी मिस्र, सी स्विट्जरलैंड, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ए संविधान लिखित है, बी यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, सी जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। ए साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, बी कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, सी गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, डी समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत में संसदीय शासन नहीं है, सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, डी भारत राज्यों का संघ है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। ए राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, बी देश स्वतंत्र है, सी देश में एक राजतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, डी देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ए संविधान लिखित और अनम्य है, बी न्यायपालिका स्वतंत्र है, सी अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, डी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान कैसा है? ए कठोर, बी लचीला, सी न ही कठोर और न ही लचीला, डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? ए सामूहिक उत्तरदायित्व, बी न्यायिक समीक्षा, सी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, डी वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, कारण उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों ए और आर सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। कथन, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, कारण भारत एक संघीय राज्य नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? ए न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है, बी संघ की विधायिका में संघटक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, डी मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ए केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, बी पूर्ण रूप से लिखित संविधान, सी एकहरी नागरिकता, डी स्वतंत्र न्यायपालिका। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकहरी नागरिकता।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? 1 लिखित संविधान, 2 कठोर संविधान, 3 संविधान की सर्वोच्चता, 4 राज्यपाल की नियुक्ति, 5 शक्तियों का विकेंद्रीकरण, 6 राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, 7 संवैधानिक संकट, 8 एक सर्वोच्च न्यायालय। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 6 7, 4 6 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? 1 शक्तियों का विकेंद्रीकरण, 2 राज्यपालों की नियुक्ति, 3 राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, 4 न्यायिक पुनर्विलोकन, 5 अखिल भारतीय सेवाएं, 6 द्विसदनात्मक व्यवस्थापिकाएं। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? 1 संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। 2 एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। 3 दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। 4 विधायकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई है। नीचे दिए गए फोटो से सही उत्तर का चयन कीजिए। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। कथन: भारत एक राष्ट्रपति प्रोक्तः निर्वाचित होता है। कारण: भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो नीचे दिए गए कोड से सही मिलान करना है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों ए और आर सत्य है तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक कथन: राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है। कारण: लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। प्रयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? ए एस ए डोंगे, बी राम मनोहर लोहिया, सी महात्मा गांधी, डी जयप्रकाश नारायण। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें सी और डी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। कथन: भारत का संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण: विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीय का निर्माण हुआ है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये और दोनों अपने आप में सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन: भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण: भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक निम्न राजनीतिक कार्यशैलियां जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। कथन: महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण: भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों ए और आर सत्य है तथा आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान के विरहित होने के कारण है: ए इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट है, बी इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, सी यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, डी यह संघ और तथा राज्य सरकारों का संविधान है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ऑल हो जाएगा, सभी सही है, ए बी सी एंड डी सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए. संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। बी. भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। सी. फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। डी. पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? ए. भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। बी. केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। सी. संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। डी. यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। नीचे दिए गए कथन जिसमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन: भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। कारण: भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और आर दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। कारण: भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कथन: कारण: भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड की सहायता से कीजिए। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये तथा आर दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ए. संघीय। बी. एकात्मक। सी. संसदीय। डी. प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ए. जी. ऑस्टिन। बी. केसी वियर। सी. सर आइवर जेनिंग्स। डी. डी बसु। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. जी. ऑस्टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? ए. हेरोल्ड लॉस्की। बी. आइवर जेनिंग्स। सी. लॉर्ड ब्राइस। डी. केसी वियर। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. केसी वियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ए. बी. आर. अम्बेडकर। बी. एम. पी. पायली। सी. एलेक्जेंड्रोविक्स। डी. केसी वियर। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. केसी वियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ए. डी बसु। बी. के एम मुंशी। सी. बी. आर. अम्बेडकर। डी. ए के अय्यर। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. बी. आर. अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? ए. हर्बर्ट साइमन। बी. ड्वाइट वाल्डो। सी. फ्रैंक मेरिनी। डी. एफ डब्ल्यू रिक्स। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. हर्बर्ट साइमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? ए. यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। बी. यदि विधियां नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। सी. यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। डी. यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? ए. फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। बी. फ्रैंक मेरिनी। सी. एल्टन मेयो। डी. गेबलर ऑसबॉर्न। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. फ्रेड डब्ल्यू रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? ए. हर्बर्ट साइमन। बी. पॉल एच एप्पलबी। सी. सर जोसिया स्टॉम्प। डी. हेनरी फेयोल।
66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेनरी फेयोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया गया है ए एल डी वाइट द्वारा, बी अलेक्जेंडर पोप द्वारा, सी डब्ल्यू बी डॉनहम द्वारा, डी एडमंड बर्क द्वारा। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डब्ल्यू बी डॉनहम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा एक नहीं है। ए एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, बी सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सी सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, डी एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। एक शक्तियों का परिसीमन, दो विधि के समक्ष समता, तीन सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, चार स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल एक, दो और चार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है एक जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दो जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी लगाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है। यह 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है ए विधानमंडल द्वारा सरकार, बी लोकप्रिय सरकार, सी बहुदलीय सरकार, डी सीमित सरकार। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीमित सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करें। ए राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, बी नियंत्रण का अभाव, सी इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, डी स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें एक विशेषाधिकारों का अभाव है, बी अवरोधों का अभाव है, सी प्रतिस्पर्धा का अभाव है, डी विचारधारा का अभाव है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशेषाधिकारों का अभाव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है। एक अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, दो अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, तीन राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, चार उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल तीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है। ए शासन में नैतिकता, बी नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु, सी ई शासन को बढ़ावा, डी स्थानीय शासन। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है। ए अंतरराज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, बी वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, सी एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, डी उपर्युक्त सभी। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी। ए 1960 के दशक में, बी 1970 के दशक में, सी 1980 के दशक में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक। हम इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे।
इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लगभग 13 प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? ए 1948, बी 1949, सी 1950, डी 1951। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन गायन काल है? ए 50 सेकेंड, बी 45 सेकेंड, सी 52 सेकेंड, डी 55 सेकेंड। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ए 15 अगस्त 1948, बी 2 अक्टूबर 1947, सी 26 जनवरी 1948, डी 26 जनवरी 1950। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? ए 22 जुलाई 1947, बी 23 जुलाई 1947, सी 25 जुलाई 1947, डी 15 अगस्त 1947। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 2 राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। सी 3 राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? ए 22 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 22 जुलाई 1947, डी 22 जुलाई 1948। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप की किस दिन स्वीकार किया गया? ए 10 जून 1947, बी 22 जुलाई 1947, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 जनवरी 1947। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत का राष्ट्रीय पशु है? ए हिरन, बी हाथी, सी बाघ, डी शेर। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ए सूरजमुखी, बी कमल, सी गुलाब, डी गेंदा। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ए कोयल, बी हंस, सी मोर, डी कबूतर। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ए स्वतंत्रता का, बी न्याय का, सी समानता का, डी भाईचारे का। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्याय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की कुल संख्या है? ए 20, बी 24, सी 26, डी 30। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा से कथन सही है? यह है। 1 भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। 2 राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 से अपनाया गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब हम फिर उपस्थित होंगे अगले सेट के साथ। जब तक देखते रहिए इकबाल क्लासेस। इकबाल क्लासेस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।